हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बेसिक इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। सिविल थ्रू क्वेश्चंस में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 6 लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोगों को कम से कम 161 से लेकर 210 क्वेश्चन देखने हैं। 50 क्वेश्चन मैं आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई से लिए गए हैं और गेट, टीएससी, पीएसयू से अदर जेईई एग्ज़ाम्स लाइक यूपीपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, जीपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर होगा। हम लोगों ने इस सीरीज़ का नाम रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज़। और आगे बढ़ते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैंने कल को आपको पोस्ट कर दिया था 50 क्वेश्चन के पीडीएफ। उसमें आप क्वेश्चंस को आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा होपफुली। उसके बाद यहाँ से आप टाइम देख सकते हैं हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्या क्या टाइमिंग है जिसमें हम लोग क्वेश्चन पोस्ट करते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ क्यूज़ेस अभी तक हम लोगों ने इतने डाल दिए हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे 161 से लेकर 210 तक क्वेश्चन टोटल। और आज स्टार्ट करते हैं। कल का लेक्चर है ये हमारा पेंडिंग का 3 जून का, तो हम लोग इसको आज देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोगों को इसमें देखने हैं। स्ट्रेन एनर्जी, पहला क्वेश्चन है कि आपका स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन एक्सियल लोड इज़ गिवन बाय। अब देखिए, सडन और ग्रेजुअल के केस में मैंने आपको कल को एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा बताया था कि अगर सडन लोडिंग अगर हो रही है तो दोस्तों उस केस में आपका कांस्टेंट स्ट्रेस सस्टेन करवाता है, और अगर ग्रेजुअल हो रहा है तो उस स्ट्रेस सस्टेन कर्व आपका एक लीनियर आता है। तो इन दोनों में से ये आपका सडन के केस में है और ये वाला आपका लीनियर, ये वाला आपका ग्रेजुअल के केस में। अब देखिए, ये तो आपका सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन आपका कर्व बन गया। अगर हमें लोड वर्सेस मतलब पी वर्सेस डिफ्लेक्शन हमें कर्व बनाना होता तो सेम कर्व ही रहेगा इसके लिए भी। तो इसके लिए आपका सडन लोडिंग आएगा तो आपका कांस्टेंट ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, तो आपका ये रेक्टेंगुलर बनेगा। तो आपका यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू डेल्टा, तो आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इसी केस में भी अगर ग्रेजुअल के लिए भी लिखते हैं, अगर हम P वर्सेस डेल्टा अगर कर्व बनाते तो इसमें भी आपका कुछ लीनियर वेरिएशन आता, और इसका जो आपका इसके अंदर जो एरिया होता वो होता आपका हाफ P इंटू डेल्टा। तो आपका स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगा इस केस में आपका होगा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर P इंटू डेल्टा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना ये भी। और इसमें भी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा आपका वो होगा हाफ P इंटू डेल्टा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो होगा आपको 2। ये आपको याद रखना है कि ये बहुत क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो आपको ये याद रख लेना है कि इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट आपके अलग अलग मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक। इन तीनों केस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो आपको याद रख लेना है। इस केस में आपका 2 होता है, इस केस में आपका 9 होता है, इस केस में आपको 21 होता है। 2 अगर मैं बात करूँ कौन कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट होगा वहाँ पे, ई एंड म्यू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइसोट्रॉपिक के केस में आपके 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज़। क्रीप हमेशा कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग होता है। देखिए, आपका कोई बीम है, सपोज करें इस पर लोडिंग पड़ी है या इसकी अपनी सेल्फ वेट है, ये सेल्फ वेट है इसकी अपनी, ये सेल्फ वेट है। अब सेल्फ वेट की वजह से भी इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। अब आप कहेंगे कि कैसे आएगा, अब ये आएगा आपका टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करेगा, टाइम बढ़ेगा, तो ये बीम जो है वो धीरे धीरे करके डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। यानी कि कंटिन्यू डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग। सस्टेन लोडिंग का मतलब है कि परमानेंट लोडिंग है, या इसके अंदर से जो भी इसके मटेरियल का वेट है उसके वजह से, मतलब कांस्टेंट वेट है, इसमें कोई भी आपका एडिशनल हमने लोडिंग नहीं प्रोवाइड कर रखी है। तो उसकी वजह से आपका जो भी चेंजेस आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, वो उसमें आने के वजह जो होगा वो क्रीप की वजह से होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल। अब देखिए, डक्टाइल मटेरियल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट कई बार समझा दिया है, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें समझ लीजिए कि रेंज, मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर बना के दे देता हूँ कि इसमें आपका ऑर्डर क्या रहेगा। तो माइल्ड स्टील जो होगा आपका सबसे ज़्यादा डक्टाइल होगा इस केस में। देखिए, कार्बन परसेंटेज जिसमें कम होगा
कार्बन परसेंटेज जिसमें कम होगा वही आपका डक्टाइल होगा, वही मोर डक्टाइल होगा, ठीक है, कार्बन परसेंटेज। अब देखिए कार्बन परसेंटेज आपका किस में कम होगा, वो माइल्ड स्टील में होगा, उसके बाद ब्रॉन्ज में होगा, और उसके बाद आपका हाई कार्बन स्टील, उसके बाद आपका कास्ट आयरन, यह इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें से आप बोल सकते हैं कि रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सा वाला आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आपका फोर्थ का सी आंसर हो जाएगा। इन बेरिनल हार्डनेस टेस्ट अ टाइप ऑफ इंडेंटर इज़ यूज्ड। टाइप ऑफ इंडेंटर इज़ यूज, कभी भी हम हार्डनेस टेस्ट कर रहे होंगे तो उसमें हम लोगों का इंडेंटर यूज़ होगा, वो होगा हमारा हार्ड स्टील बॉल। तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट लोडिंग स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। इंटेंसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लोगों को देखना है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक रिलेशन पता होगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका दे देता हूँ। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, m/I इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज़ इक्वल टू E/R। ठीक है, मेरे को मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे जब मैं बीटेक में था, तो इंजीनियर बोलते थे वो। ठीक है, तो मैं इसको याद करने का मैंने अपने लिए फॉर्मूला बनाया था कि इंजीनियर मी, मतलब मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो E/R M/I फॉर मी। ठीक है, इससे मैं अब समझ लेता था कि मी है ये, और ये आपका ER हो जाएगा। ये इसको मैं याद कर लेता था सिग्मा अपॉन आई। तो मेरे को तब से ऐसे याद है कि मी सिग्मा अपॉन वाई इज़ इक्वल टू E/R, क्योंकि E/R इंजीनियर। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है कि इंटेंसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो जो सिग्मा होगा आपका, वो जो सिग्मा होगा ये आर आपका है क्रॉस सेक्शन में आर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको यहाँ से सिंपली आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपको यहाँ से सिंपल समझ में आएगा कि जो सिग्मा है ये आपका y है। y की जगह पे यहाँ पे उन्होंने दे रखा है r, ये r आपका y है यहाँ पे। ठीक है, तो सिग्मा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को पता चल पा रहा है कि सिग्मा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है ना। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको इसके इधर भेजूँ, सिग्मा इज इक्वल टू my/I। ठीक है, तो ये जो y है वो क्या है, द पॉइंट, ये डिस्टेंस r डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से जो जहाँ पे हम लोगों को स्ट्रेस फाइंड करना होता है, न्यूट्रल एक्सिस से वहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, सपोज़ करो मैं एक मेंबर बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया सपोज़। अब आपको स्ट्रेस यहाँ पे फाइंड करना है सपोज़, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसी को यहाँ पे इन्होंने r बोला है। ठीक है, इसी को इन्होंने r बोला है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में जो दिखाते हैं वो y है, तो यही हमारा y है इस वक्त। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आएगा कि सिग्मा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस रिलेशन से y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और y यहाँ पे इन्होंने r दे रखा है, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो इसका आंसर C हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सबसे कम किस में होगी, तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें भी आपको रिलेशन याद रख लेना है कि सबसे कम जो होगा यंग्स मॉडुलस वो होगा वुड के केस में, सबसे कम होगा वुड के केस में। अब आपको इसमें एक ऑर्डर याद कर लेना है। मैं हमेशा ऑर्डर बोलता हूँ, तो वो ऑर्डर आपको याद देना चाहिए थोड़ा बहुत। मतलब इनसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कभी इनके बारे में भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा होगा कॉपर का यंग्स मॉडुलस, उसके बाद होगा आपका ग्लास का, उसके बाद आपका एल्युमिनियम का, देन वुड। ठीक है, वुड का। अब वुड का लीस्ट होगा, ये ध्यान रखना, लीस्ट यंग्स मॉडुलस होगा। तो आपका इसमें ए वाला आंसर हो जाएगा वुड। ठीक है, ए वाला आंसर होगा वुड।
आगे बढ़ते द कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर, लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, लार्ज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एसोसिएटेड विद फैटिक फेलियर। देखिए फैटिक फेलियर के लिए मैं आपको ना एक अच्छा से एक डायग्राम बता देता हूँ कि इसमें आपको कैसे याद रखना है। फैटिक फेलियर हमेशा जब हम कभी भी लोड लगाते रहते हैं, कभी भी हम बॉडी में अपनी लोड लगाते रहते हैं रिपीटेटिवली, तो क्या होता है एक टाइम के बाद आपका जो लोड होता है वो परमानेंटली वहाँ पे एक डिफॉर्मेशन क्रिएट करके चला जाता है। जैसे देखिए एक कर्व बना के दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन एक कर्व बनाता हूँ। यहाँ पे आप अगर लोड लगा रहे हैं तो लोड की वजह से क्या होता है, वेरिएशन कुछ इस टाइप से आता है स्ट्रेन का। तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद आपका यहाँ पे लोड लगाते जाओगे आप, तो कुछ इसमें जो वेरिएशन आएगा कुछ इस टाइप से वेरिएशन आना प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें, और कुछ इस टाइप से इसमें चेंजेस आने लग जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, स्ट्रेस आपका आपका जो कर्व में जो चेंज आएगा, यानी कि आप अगर रिपीटिवली लोड लगा रहे हैं किसी भी बॉडी पे, आपका ये मटेरियल है रिपीटिवली बॉडी पे अगर आप लोड लगा रहे हैं, तो एक समय के बाद क्या होगा कि वो अपना स्ट्रेंथ लूज़ करता जाएगा, स्ट्रेंथ अपना लूज़ करता जाएगा। यानी कि जो सिग्मा की वैल्यू होगी, ठीक है, वो कम होती जाएगी। मतलब अगले बार में क्या होगा कि वो अब उतना मतलब कम ही स्ट्रेस लगाने पे वो एकदम से मतलब काफ़ी इलोंगेशन दे देगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा अगर आप नंबर ऑफ़ साइकिल्स इसमें लोडिंग के लगाते रहेंगे। तो फैटिक का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में देख लेते हैं। फैटिक का मतलब होता है रिपीट साइक्लिक लोडिंग, ठीक है। रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग की वजह से क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है, इसमें स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें एक टर्म आती है कि एंडोरेंस लिमिट। अब एंडोरेंस लिमिट क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंडोरेंस लिमिट हमेशा फैटिक के केस में आती है 2 × 10⁻⁶ साइकिल्स के बाद। जब आप 20 लाख साइकिल्स लगा देंगे तब आपका एंडोरेंस लिमिट आपको मिल जाएगा। तो यानी कि मैं अगर स्ट्रेंथ वर्सेस साइकिल के बीच में अगर मैं कर्व बनाऊं, तो उस केस में आपका आएगा, उस केस में आपका कर्व कुछ इस टाइप से आएगा। ये कर्व आएगा ऐसा, और यहाँ से आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। जो ये वाला जो साइकिल है, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे आपका 2 × 10⁻⁶ साइकिल्स है। तो इसी पॉइंट पे अगर आपको जो भी आपका लिमिट मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट, ठीक है। ये एंडोरेंस लिमिट होती है कि 2 × 10⁻⁶ साइकिल्स पर। तो आपका यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ लोडिंग साइकिल्स, डेफिनेटली फैटिक के केस में अगर फैटिक फेलियर कब होगा, जब लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स होती हैं। लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस होगा, डेफिनेटली वेरिएशन इन स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ से, और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली है। तो यानी कि आपका डी आंसर होना चाहिए इसका। उसके बाद मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। पॉइजन रेशियो आपको मैंने बताया है μ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस आपको मैंने बताया है। यंग्स मॉडुलस आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। और बल्क मॉडुलस आपका होता है, बल्क मॉडुलस को हम लोग केस से दिखाते हैं नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। रिजिडिटी मॉडुलस आपका होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। इस केस में हम लोग अब मिला के देख लेते हैं। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये आपका होगा फर्स्ट का बी। उसके बाद पॉइजन रेशियो के केस में आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को भी हम लोग लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो आपका 2 का ए हो जाएगा। उसके बाद बल्क मॉडुलस के केस में, तो उसके बाद बल्क मॉडुलस के केस में बल्क मॉडुलस होता है आपका ये वाला डी वाला हो जाएगा। और रिजिडिटी मॉडुलस के केस में आपका फोर्थ का सी। तो आप मिला के देख लेंगे तो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा इस केस में। तो ए वाला आंसर हो गया। उसके बाद रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लोगों को फाइंड करना है। तो यानी कि E = हमने एक रिलेशन देखा था 2G1 + μ
एक और रिलेशन इसका होता है 3k1 - 2μ। अब इन दोनों में से हमको ये वाला यूज़ करना है क्योंकि इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात कर रहा है। तो E/G का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है 2 × 1 + μ हो जाएगा। 2 × 1 + μ की वैल्यू उन्होंने 0.2 दे रखी है। सॉल्व करेंगे तो उसको 1.2 × 2 यानी कि 2.4। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ए वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन E एंड K हम लोगों को फाइंड करना है। जैसे मैंने अभी बताया E = 3k1 - 2μ होता है। तो 3 ऐसे रहेगा, K भी ऐसे रहेगा, 1 - 2μ। म्यू की वैल्यू हम लोगों को 0.25 दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा और 1.5k हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि इसका आंसर आपका सी होगा, 11th का सी। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। देखिए, दो टाइप का मैंने आपको स्ट्रेन एनर्जी का कर्व बताया है। एक ये वाला मान लेते हैं और एक ये वाला मान लेते हैं। इसमें आपको अगर यील्ड पॉइंट तक या इलास्टिक लिमिट तक मैं बात करूं तो इलास्टिक लिमिट तक, अगर आपका इलास्टिक लिमिट तक आपका इस कर्व के नीचे अगर मैं एनर्जी फाइंड करूं तो आपका वो कहलाता है रेजिलियंस। ये रेजिलियंस होता है, ठीक है। अगर आप फ्रैक्चर पॉइंट तक निकालने के लिए जाएंगे तो उस केस में आपका यही वैल्यू टफनेस देता है। तो हमारा आंसर इस केस में डी हो जाएगा। उसके बाद एरिया अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टफनेस ऑफ मटेरियल, हार्डनेस ऑफ मटेरियल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर। क्योंकि इस केस में हम लोगों ने रेजिलियंस के केस में हम लोगों ने देख लिया कि यह कर्व बनेगा, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक पॉइंट रेफ़र नहीं किया है। तो इन में से तो कोई वाला। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट क्या शो करता है, तो वो आपका टफनेस। दो ही चीज़ें, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका रेजिलियंस शो करेगा या तो आपका टफनेस शो करेगा। टफनेस किस केस में आता है, अगर अप टू आप फ्रैक्चर पॉइंट की बात करते हैं। रेजिलियंस आपका इलास्टिक पॉइंट तक की बात करते हैं तब आता है। तो अभी यहाँ पे रेजिलियंस तो दे नहीं रखा है, तो आपका टफनेस वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन नहीं किया है कि फ्रैक्चर या इलास्टिक। तो दोनों ही आंसर इसके सही हैं, पर लेकिन ऑप्शन में उन्होंने रेजिलियंस इंक्लूड नहीं किया है, इसीलिए हमारा टफनेस वाला आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय सडनली अप्लाइड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है कि अगर एक बार है, ठीक है, एक बार है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एक W लोड लगा रहे हैं और ये एक इम्पैक्ट लोड है, ठीक है, ये एक इम्पैक्ट लोड है और ये इसके वजह से ये आपका एक इम्पैक्ट लोड नहीं कह सकते, इसको हम लोग ग्रेजुअल लोड कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो चेंज आ रहा है, यहाँ पे एच का चेंज आ रहा है और एल लेंथ टोटल है, इसका एल लेंथ टोटल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ये वाले पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो हम लोगों को एक इम्पैक्ट स्ट्रेस करके एक टर्म को याद रखना है, सिग्मा आई से दिखाते हैं। वो होता है आपका W/A 1 + √1 + 2HAE/W/L। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, इस केस में हमारा वेट क्या है, वेट जो लग रहा है वो सडन नहीं लग रहा है। तो वेट हमारा सडन लगने की वजह से, ठीक है, वेट हमारा सडन लगने के लिए इस केस में तो हम लोगों ने जो डायग्राम देखा है वो ग्रेजुअल के केस में था, लेकिन अभी लोड जो लग रहा है वो सडन लग रहा है। तो ये जो एच होगा उसको हम लोग सडन अप्लाइड के केस में 0 मान लेते हैं। तो जो सिग्मा आई की वैल्यू होगी, इम्पैक्ट स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 + ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, √1 मतलब 1 ही होगा। फिर सॉल्व करके 2W/A आएगा। यानी कि अगर ये आपका जो टर्म है
ये आपका ग्रेजुअल के केस में आता है। और लेकिन अगर आपने सडन लोडिंग लगा दी, सडन के केस में जो भी आपका स्ट्रेस बनेगा, सडन के केस में आपको जो भी स्ट्रेस बनेगा, ठीक है, सडन के केस में आपको जो भी स्ट्रेस बनेगा वो आपको टो इंटू स्ट्रेस इन ग्रेजुअल होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका 2 आंसर हो जाना चाहिए, डी। Force acting normally on the cross section of bar shown in the figure below introduces क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपका एक मेंबर है हैंग कर रखा है, उसके बाद पी लोड लग रहा है इसमें, तो ये आपका कौन सा चीज़ इसमें, ये टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये इसमें एक्सटेंशन क्रिएट करेगा। लोडिंग लगाएंगे तो ये एक्सटेंड करेगा, और एक्सटेंशन क्रिएट करने का मतलब ये है कि इसमें ये टेंशन क्रिएट करेगा। और टेंशन क्रिएट कब होगा, जब उसमें टेंसाइल फोर्स ही लग रहा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा होगा। तो ये टेंसाइल फोर्स हो गया इसमें। ये इस केस में अगर हमने कोई इसमें यहाँ से आपने कोई रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं किया है, तो इस केस में ये टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा इस केस में। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। एट यील्ड पॉइंट ऑफ ए टेस्ट प्लेस द मटेरियल ओबे हुक्स लॉ, behave in an elastic manner, regain its original shape on removal of low load, undergo plastic deformation। इस क्वेश्चन में आपको करना है, सबसे पहले देखिए मटेरियल क्या कर रहा है। एट द यील्ड पॉइंट द मटेरियल, यील्ड पॉइंट पर मटेरियल क्या हुआ। देखिए इसके लिए आपको कर पता होना चाहिए कि आपका कर कुछ इस टाइप से था, ठीक है। अब इस केस में यील्ड पॉइंट यहाँ से आपको 2 मिल रहे थे, एक वाला पॉइंट मिल रहा था, एक ये वाला लोअर यील्ड पॉइंट। देखिए लोअर यील्ड पॉइंट के बाद जो ये आ जाता है, ये प्लास्टिक रीजन आता है यहाँ से। तो प्लास्टिक रीजन आने का मतलब ये है कि आपका यील्ड पॉइंट के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है। यानी कि पहले तो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन रहता है, उसके बाद जैसे ही यील्ड पॉइंट आ जाता है, बीच में यील्ड पॉइंट आ जाएगा, आपका यील्ड पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आपका प्लास्टिक रीजन आ जाता है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोवाइड होगा, यानी कि अंडरगो प्लास्टिक। ये देखिए पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन आया, ये यहाँ से स्ट्रेन जो दिख रहा है ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, यील्ड पॉइंट 2 मिले, उसके बाद आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। 16 का डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद बोल रखा है कि आ स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 स्क्वायर mm कनेक्ट 2 पैरेलल वॉल्स, ठीक है, ऑफ 5 मीटर अपार्ट पे हैं। उसके बाद नट्स एट द एंड वर टाइटेड व्हेन द रोड वाज हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फ़ा दे दिया है, ई दे दिया है, उसके बाद टेंसाइल फोर्स निकालना है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोल रखा है कि एक 2 पैरेलल वॉल है, उसमें आपकी एक रॉड को लगा दिया गया है जो कि एक स्टील की रॉड है। इसमें इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे दिया है 25 mm स्क्वायर, और लेंथ दे दी है इन्होंने 5 मीटर, ये 5 मीटर की लेंथ है। टेम्परेचर राइज दे दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा दे दिया है, ई दे दिया है, और हम लोगों को यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालनी है, टेंसाइल फोर्स। और ये देखिए टेंसाइल फोर्स हम लोगों को जो फाइंड करना है, टेंसाइल फोर्स डेवलप एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोगों को फाइंड करना है। यानी कि इससे क्या होगा आपका, इससे हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है कि इसमें आपका, अच्छा तो ये आपका जो ये दे रखा है वाला टेम्परेचर, इससे ये इसको हम लोग बोलेंगे T1। ये टेम्परेचर राइज नहीं है, ध्यान रखिए। टेम्परेचर दे रखा है, इस पे आपको जो ये सिस्टम है उसको टाइट किया गया है। T2 आपको दे दिया है 50, यानी कि थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया है। अब टेम्परेचर जो चेंज आएगा वो आएगा आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर अब रिड्यूस कर गया है। जो चेंज आएगा वो आएगा आपका, पहले तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको ये सिस्टम बनाया है इन्होंने, उसके बाद फिर T2 आपका, इस पर आपको डेवलप टेम्परेचर, टेंसाइल फोर्स डेवलप एट टेम्परेचर, इस पर निकालना है। तो जो चेंज आएगा वो आएगा आपका माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, नेगेटिव आएगा।
तो अब हम लोगों को फाइंड करना, तो सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल टी होता है, और यहाँ से अगर हम स्ट्रेन लिखेंगे तो वो होगा अल्फ़ा इंटू डेल टी। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रेस लिखेंगे तो वो होगा आपका ए इंटू अल्फ़ा इंटू डेल टी। ठीक है, अब टेंसाइल फोर्स निकालना है तो वो हो जाएगा हमारा ई ए इंटू अल्फ़ा इंटू डेल टी। अब ये कैसे लिखा मैंने, इसकी जगह पे मैंने पी अपॉन ए रख दिया, ए हमारा इधर चला जाएगा। अब ई के जो वैल्यू है यहाँ पे 0.2 मेगा न्यूटन है, मेगा न्यूटन यानी कि मेगा मतलब 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एरिया आपको दे रखा है 25, और अल्फ़ा यहाँ पे आपको दे रखा है 0.0000012 इंटू, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 50 डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाला 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस अपन शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग जी से दिखाते हैं, तो जिसका शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, वो होता है आपका शेयर मॉडुलस। विद परसेंटेज राइज ऑफ कार्बन, परसेंटेज राइज ऑफ कार्बन डिक्रीजेज इट्स डक्टिलिटी। जैसे जैसे आप कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज़ करेंगे ब्रिटलनेस बढ़ता है, और ब्रिटलनेस बढ़ने का मतलब है डक्टिलिटी घटेगा। द फिनोमेना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज विद टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड, उसको बोलते हैं हम क्रीपिंग। अभी हम लोग बात कर चुके हैं इस पे। इन अ टेंसाइल टेस्ट, when the material is stressed beyond the elastic limit, the tensile strain as compared to the stress is increases more quickly। देखिए कर्व, देखिए इसका सीधा कुछ इस टाइप से कर्व रहता है, कुछ इस टाइप से कर्व रहता है। अब बात यह आती है कि इलास्टिक लिमिट के बाद, इलास्टिक लिमिट आपका यहाँ पे आपके प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यहाँ पे आपकी इलास्टिक लिमिट। अब देखिए यहाँ तक देखिए अच्छा खासा दोनों में वेरिएशन है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, अच्छा खासा स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो स्ट्रेन भी आपका बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे तो आपका, यहाँ पे देखेंगे तो आपका स्ट्रेस उतना नहीं बढ़ रहा है, उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेन में देखिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अगर आपने कुछ इतना ही चेंज किया तो, अगर इतना ही चेंज किया तो आपका स्ट्रेन एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो इस केस में आपका इंक्रीजेज मोर क्विकली आ जाएगा आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि इन कंप्रेशन टेस्ट फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन अकर अलोंग एक्सेस ऑफ लोड अलोंग ऑब्लिक प्लेन, अकर एट राइट एंगल टू द एक्सेस ऑफ स्पेसिमेन, नॉट अकर। देखिए अगर आप एक स्पेसिमेन है, इस पर आप अगर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो इस केस में आपका, अगर कास्ट आयरन है तो ये भी देखिए कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन के केस में आपका ऑब्लिक फेलियर होता है 45 डिग्री सरफेस से। तो इसका आंसर हो जाएगा अकर अलोंग एन ऑब्लिक प्लेन। कास्ट आयरन के केस में बता रहा हूँ मैं ये, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, इसका रिलेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 2g 1+μ था, तो g मैंने यहाँ लिख दिया, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ से 2 × 1+μ की वैल्यू यहाँ से आपको 0.2 दे रखा है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, बताना है। ठीक है, तो वो होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आपका मैक्सिमम होता है जब आपकी बॉडी, मतलब कोई भी आपकी गाड़ी वगैरह आपकी रोड पर खड़ी है, अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। इनिशियली फ्रिक्शन जो लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बाद अगर ये जब कंटिन्यू होगा, ठीक है, इनिशियली आपका एकदम जस्ट कुछ लिमिट के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उस केस में आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलेगा और एकदम से मैक्सिमम लग जाता है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
अब बॉडी स्टेशनरी था, उसके बाद जैसे ये मैक्सिमम वाला ख़त्म होता है तो आपका यहाँ पे लगता है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी आपकी रुकी हुई है लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया तो इसको लगने के बाद एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, तो उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, मतलब बॉडी रुकी हुई है, ठीक है। और डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब होता है जब आपकी ये गाड़ी मूव कर रही है तो तब उस रोड और टायर के बीच में क्या फ्रिक्शन लग रहा है वो डायनेमिक फ्रिक्शन दिखाता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है, किससे दिखाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, किसका रेशियो होता है। तो इसमें मैंने आपको एक सबसे पहले आपको ये समझना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया क्यों जाता है, एक ये। दूसरा चीज़ मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, याद करिएगा आप, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है वो ज़्यादा होता है यील्ड स्ट्रेस से, और यील्ड स्ट्रेस ज़्यादा होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस से, ठीक है। अब इस केस में आपका कौन सा वाला आंसर होना चाहिए, वो ये वाला होना चाहिए। कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस है। वर्किंग स्ट्रेस है आपका जो कि नॉर्मल आपका सर्विस लोड भी कह सकते हैं, सर्विस लोड की वजह से आपका जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होगा सर्विस लोड, मतलब सिंपल जो बॉडी पे आएगा जो कि एक्चुअल लोड है, ठीक है। ये हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करके हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहे। तो हम लोग कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड रहे, सेफ्टी मिले, ठीक है। सपोज़ करा हम लोग वर्किंग स्ट्रेस 20 किलो न्यूटन का हम लोग लेके चल रहे हैं, हमारी बिल्डिंग पर 20 किलो न्यूटन लोड आएगा, पर हम लोग इसके लिए नहीं डिज़ाइन करेंगे, हम लोग करेंगे कि इसको थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया जाए, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दी जाए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 1.5 का दे देते हैं तो हमारा हो जाएगा 30 किलो न्यूटन अल्टीमेट हो जाएगा, यानी कि इस पे आपका लोड बेयर कर पाएगा, मतलब ये मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ये आपका मैक्सिमम है। इसके बाद आपका तो मतलब सिंपली आप यहाँ से ये समझ सकते हैं जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होगा, तो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, 2.4 आया था इसका आंसर। नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कंप्लीट आइसोट्रॉपिक के केस में 2 होता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो इस केस में कोई भी आंसर नहीं है तो आपका ऑप्शन लेस है, मतलब ये इसमें आपका ऑप्शन 2 आंसर 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम। स्ट्रेन एनर्जी आपका किस पे डिपेंड करता है, तो स्ट्रेन एनर्जी आपका इंडिपेंडेंट ऑफ शियर फोर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, सेम एज पोटेंशियल एनर्जी, या नन ऑफ दिस। इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, देखिए स्ट्रेन एनर्जी के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। अगर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एक्सियल फोर्स की वजह से हम लोग स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है P² dx/2AE का इंटीग्रेशन। अगर आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट के केस में इंटीग्रेशन m² dx/2EI। अगला देख लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू टॉर्सनल मोमेंट के केस में स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका T² dx/2GJ। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं हम, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू शेयर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा, तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर फोर्स आपका आ जाएगा यहाँ से KV² dx/2AG। तो पहला देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर फोर्स है, नहीं डिपेंड करता है शेयर फोर्स पे। इंडिपेंडेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट है, नहीं करता है डिपेंड, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट वाला फॉर्मूला देखूँ तो। और सेम एज पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं। स्ट्रेन एनर्जी आपकी अलग है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी अलग होती है, ठीक है। तो आपकी आंसर इसमें डी वाला हो जाएगा, नन ऑफ दिस। उसके बाद व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू,
ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है कि ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 होता है। ठीक है, अब देखिए ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहा है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा सिग्मा 1 से दिखाता है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और टाउ में एक रिलेशन होता है, टाउ मैक्स में एक रिलेशन होता है। टाउ मैक्स हमारा होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और सिग्मा 1। और एक और चीज़ देखिए कि जो आपका जो मेंबर है यहाँ पे, इसमें सिर्फ हम मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोडिंग ही हो रही है ओनली। तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब मैं इसको सिग्मा 1 बोल लूँ, ठीक है, सिग्मा 1, ठीक है। तो उस केस में आपका इस केस में अगर मैं इसको ओनली सिग्मा बोलूँ, क्योंकि सिग्मा 1 तो आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस केस में आपका हो जाएगा टाउ मैक्स इज़ इक्वल टू सिग्मा 1 और ये तो आपका कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा अपॉन 2। तो जो टाउ मैक्स होगा वो होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 और यहाँ से सिग्मा 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू टाउ मैक्स, ठीक है। तो उस केस में हमारा आंसर बी वाला हो जाना चाहिए, ट्वाइस ऑफ जो मैक्स ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस ये होगा ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये वाला हो जाएगा सी वाला। उसके बाद व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये हम लोग देख चुके हैं, सी वाला होगा, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। उसके बाद इन अ कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज with the constants to remain together, ठीक है, the component having lower value of coefficient of linear expansion will experience। अब देखिए अल्फ़ा जिसका जितना ज़्यादा होगा, अल्फ़ा मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को ही हम अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा उसमें एक्सटेंशन भी उतना ज़्यादा होगा, यानी कि स्ट्रेन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, पहली चीज़ एक्सटेंशन उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अब कंपोजिट सिस्टम है, कंपोजिट सिस्टम का मतलब है कि एक ये आपका हो गया और एक आपका ये दूसरा मटेरियल हो गया, तो दो मटेरियल आपके यहाँ पे, ठीक है। इसका अल्फ़ा मैं मान लेता हूँ कि ज़्यादा है, इसका अल्फ़ा कम है। अब इसका अल्फ़ा ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एक्सटेंशन क्रिएट करेगा, ज़्यादा खींचेगा, और ये इसका एक्सटेंशन कम होगा क्योंकि इसमें अल्फ़ा कम है। और लेकिन क्या करेगा कि ये दोनों कंपोजिट है, तो ये क्या करेगा, जैसे ये बढ़ना चाहेगा तो ये नीचे वाला उसको रोकेगा, क्योंकि इसका सरफेस दोनों टच में है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इसको रोकेगा। तो इसमें अभी तो टेंशन आना चाहिए, टेंशन ना होकर उसमें फिर कंप्रेसिव फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, कंप्रेसिव फोर्सेस मत बोलिए, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बोलिए, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे इस केस में। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होने का मतलब ये है, अल्फ़ा अगर ज़्यादा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होगा। तो यानी कि इस केस में हम लोगों को पूछ रखा था कि लोअर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, ये क्या करेगा, कम एक्सटेंशन होगा इसमें, यानी कि कंप्रेशन हो रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, इसके वजह से ऊपर वाले की वजह से इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करेगा, यानी कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस होगा। इसका आंसर 31 का ए हो जाएगा। विच मटेरियल हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, बी। ये हम लोग पहले ही कल पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद ये हम लोग देख चुके हैं अभी, इसका आंसर आपका ए है, यानी कि अल्फ़ा जितना कम होगा टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ कंपोजिट मटेरियल। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार शोन इन द फिगर बिलो इंट्रोड्यूस। ये आपका दे दिया है, इसमें इस केस में आपको दे रखा है कि आपका एक मेंबर है, इसमें आपके लोड लग रहा है P, उसमें आपका कौन सा इंट्रोड्यूस विच स्ट्रेस
कौन सा स्ट्रेस में प्रोड्यूस होगा, तो वो आपका टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ये देख चुके हैं हम पहले भी। उसके बाद जब मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे कब, जब वो अपनी ओरिजिनल शेप में रिगेन हो जाए ऑन रिमूवल ऑफ लोड। ए बी एंड ए सी आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ब्रॉन्ज एंड कॉपर of equal length, sigma b sigma c are their respective stresses due to load P. If PB and PC are the load shared by them, then इसमें से कौन से आंसर्स होंगे। अब देखिए इसमें इन्होंने एक डायग्राम नहीं दिया है, एक डायग्राम भी दिया था इसमें, ये कुछ स्टेप से डायग्राम, ये बी दे दिया है आपको, ये सी, मतलब ब्रॉन्ज ये ऊपर वाला हो गया, ये आपका कॉपर हो गया। इस केस में आपको ये इसका आंसर देना है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पहले तो देखिए इसमें जो भी चेंजेस आएगा, स्ट्रेन आएगा दोनों में, स्ट्रेन इन ब्रॉन्ज, स्ट्रेन इन कॉपर है ना, हाँ कॉपर, दोनों में बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से बाउंड्री लगी है तो ये एक्सटेंड होने नहीं देगा, और जितना भी एक्सटेंड या वेरी करेगा तो इक्वल ही करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से बाउंड्री हमारी मूवेबल है, मतलब आगे पीछे हो सकती है, ये फिक्स नहीं है यहाँ तक पूरा, ठीक है, भले ही इस वाले बार को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं होना है कि यहाँ पे आपका कुछ अदर रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड हो, ठीक है, तो हो सकता है कि वो वहाँ से एक्सटेंड करे, तो एक्सटेंशन यहाँ पे आपका सिग्मा बी, और इसमें आपका जो भी स्ट्रेन होगा वो दोनों में जो होगा वो बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ से आपका ये वाला रिलेशन प्रूव करके देख सकते हैं हम लोग। इस स्ट्रेन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन बी होगा, ई बी की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से एप्सिलॉन बी की वैल्यू निकालूंगा तो सिग्मा बी अपॉन ई बी आ जाएगा, ऐसे यहाँ से आ जाएगा आपका एप्सिलॉन सिग्मा सी अपॉन ई सी, तो इन दोनों में से आपको ये वाला रिलेशन प्रूव कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला भी सही हो गया। अब P इज इक्वल टू पी बी प्लस पी सी होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लूँ, ठीक है, एक सेक्शन ले लिया मैंने, तो यहाँ से आप देखेंगे कि, और एक और चीज़ इसमें क्या है कि एक लोड लगा रहे हैं, लोड P, तो इधर लोड लग रहा है P, ठीक है, इस पर आपका एक लोड लग रहा है P। अब लोड P लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, मैं अगर इसका इधर का ठीक है इधर का डायग्राम बनाऊँ तो P होगा, ठीक है, और इधर लग रहा होगा आपका अंदर PB, और इधर लग रहा होगा आपका PC, और यहाँ पे आपका फिर PC, ये PB, तो यहाँ से P इज इक्वल टू हो जाएगा PB प्लस PC, तो ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। अब P होता है आपका यहाँ पर फोर्स होता है P, और यहाँ से स्ट्रेस का हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया इक्वेट कर दूँ तो ऑल ऑप्शंस इसके सही होंगे, 36 का डी हो जाएगा। रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन वो होता है आपका जी का है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ए। अच्छा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्लस यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन इनके अंदर इंक्लूड कर दिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं और इसमें शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं, यानी कि आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला इस पर मोस्ट एक्यूरेट देना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद ये लोड इज़ रेज्ड एट द एंड ऑफ ए स्टील वायर, ठीक है। उसके बाद द मिनिमम डायमीटर ऑफ वायर शो दैट द स्ट्रेस इन द वायर डजंट एक्सीड 10 किलोमीटर पर mm स्क्वायर। ये इसका आपको स्ट्रेस दे दिया है, ये स्ट्रेस दे दिया है मैक्सिमम स्ट्रेस, इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। एक लोड दे दिया है पी कितना दे दिया है 1961 न्यूटन। अब आपसे यहाँ पे एरिया पूछा है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिग्मा मैक्स इजिकल्स टू होगा आपका पी मैक्स इजिकल्स टू ए मिन, या खाली इसको ए लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एरिया आपका क्योंकि यहाँ पे स्टील बार है तो सर्कुलर ही रहेगा एरिया क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, तो π/4 डी स्क्वायर इसको इक्वेट कर देंगे, और यहाँ से पी मैक्स की वैल्यू 1960 और सिग्मा मैक्स की वैल्यू 100 होगा, और यहाँ से सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे डी की वैल्यू। तो डी की जो वैल्यू आएगी डी मिनिमम वो कुछ आएगी, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका।
तो इस केस में आपका आंसर 5 mm आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, सॉल्व कर लेना आप इसको 5 mm। चलिए यार 39 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार पूछ रखा है। इसमें ग्रेजुअल लोड लगा रखा है। अब ग्रेजुअल लोड के केस में हम लोग पहले भी देख चुके हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो ग्रेजुअल लोड लगेगा तो वेरिएशन कुछ इस टाइप से आता है। इस केस में स्ट्रेन, अगर मैं इसको सिग्मा बोलूँ, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसके बीच में जो वेरिएशन आएगा कुछ लीनियर आएगा। और इसमें सिंपल आप इसका एरिया लिख दीजिए। एरिया होगा आपका हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, और हाफ सिग्मा इस केस में है आपका W/A लिख सकते हैं। एप्सिलॉन हम लोग लिख सकते हैं, देखिए E इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो अब एप्सिलॉन हमें लिखना है तो सिग्मा अपॉन E आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और सिग्मा आपका W/A है। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू जो पुट करेंगे वो हो जाएगा कुछ ये। सिग्मा की वैल्यू मैंने W/A रख दी, E रहेगा। और यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं WAE। तो यहाँ से आ जाएगा W²/2A² इंटू E। और एक वॉल्यूम होता है, क्योंकि यह है आपका स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम से इंटू करेंगे तो वॉल्यूम ये होगा। तो ए कैंसिल, तो W²L/2AE इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद व्हेन अ लोड इज़ ट्रांसफर थ्रू वन सरफेस टू अनदर सरफेस इन कांटेक्ट। कोई भी दो बॉडी है, यहाँ पे दो बॉडी है, इसमें इस बॉडी 1 बोल दिया, इसको बॉडी 2 बोल दिया। अगर आप इसमें शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इसका FBD बनाऊँ, ठीक है, FBD बनाऊँगा तो मैं इसके सरफेस पे कुछ इस टाइप से लगेगा। और जैसे ये इस सरफेस पे लगेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा। तो एक बॉडी 1 से बॉडी 2 में शेयर स्ट्रेस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो कौन सा स्ट्रेस होगा जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो होगा आपका शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ से सी आ जाएगा इसका आंसर। अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, डेल्टा P और डेल्टा E टू बी 25% ऑफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ P एंड E, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में भी हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अपॉन मिनिमम किसी भी चीज़ का, तो वही आपका एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता है कि मिनिमम क्या चीज़ था और क्या मैक्सिमम चीज़ था। तो इस केस में हमारा, अगर मैं लोड की बात करूं, ठीक है, लोड की बात करूं तो P प्लस डेल्टा P होगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा तो P माइनस डेल्टा P, क्योंकि जो इसमें चेंज आ रहा है मैक्सिमम डेविएशन जो मिल रहा है, डेविएशन मतलब चेंज, वो इतना मिल रहा है, प्लस माइनस 25% दोनों ही केस में। तो मैं यहाँ से सिंपल इसका ये रेशियो लिख सकता हूँ। P हमारा P रहेगा, प्लस डेल्टा P की जगह लिख सकता हूँ मैं 0.25 P, और यहाँ से हम लोग सिंपल P माइनस 0.25 P, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यह आ जाएगा 1.25 अपॉन 0.75। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर इसमें 1.67 आ जाएगा, जो कि 41 का C होगा। आगे देखते हैं इसमें अब रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक, वो होगा आपका बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसमें दे नहीं रखा है तो आपका डी आंसर हो जाएगा। इसमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका आंसर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, इसमें इन्होंने नॉर्मल स्ट्रेस को हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोल दिया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर घूम जाएगा कोई भी, और ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, पता नहीं क्या कोई गलत मार के आ जाएगा, तो यानी कि डी आंसर होना चाहिए इसका। उसके बाद द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक के लिमिट के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन, वो होता है आपका पॉइजन रेशियो।
देखिए यहाँ से एक और टर्म आ जाता है एक्सियल स्ट्रेन। हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं बहुत सारा। एक बार हम लोगों ने लीनियर स्ट्रेन से पढ़ा इसका नाम, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से पढ़ा, अब एक्सियल स्ट्रेन से। तो इसके अलग अलग नाम से भी इनको पुकारा जा सकता है। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, वो होगा आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, is directly proportional to square of exerted pressure, is inversely proportional to bulk modulus। all the options are correct। इसका आंसर डी होना चाहिए, all the options are correct। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। अब स्ट्रेन एनर्जी जो होगा यहाँ से, स्ट्रेन एनर्जी होगा हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम होगा, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पहला तो सही हो गया। स्ट्रेन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रेशर। अब देखिए यहाँ से इसकी जगह पे मैं अगर एप्सिलॉन की जगह पे, एप्सिलॉन की जो वैल्यू आएगी वो होती है आपकी सिग्मा। देखिए ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। यहाँ से एप्सिलॉन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी सिग्मा अपॉन ई। तो इसकी जगह पे मैं अगर पुट कर दूँ ये हाफ सिग्मा ऐसे ही रहेगा, इस एप्सिलॉन की जगह पे मैं एप्सिलॉन अपॉन ई पुट कर देता हूँ, तो एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन ई हो जाएगा इनटू वॉल्यूम। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सिग्मा है, ये भी सही है आपका, तो ये भी हो जाएगा सही। उसके बाद इफ़ इज रेशियो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस, वो भी होगा कैसे, क्योंकि देखिए वॉल्यूमेट्रिक, यहाँ पे बताता हूँ, जो ये सिग्मा जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन वी, ये आपका एप्सिलॉन वी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो है ये। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमेशा देखिए के इज इक्वल टू जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है जो के है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अपना एप्सिलॉन वी है। तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन वी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो के होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एनर्जी होगा, और यहाँ से ये सिग्निफिकेंस मिलेगा कि स्ट्रेन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पॉइजन रेशियो फॉर स्टील के केस में ये होगा आपका सी, 0.25 से लेके 0.33। मैंने अलग अलग मटेरियल के लिए भी आपको रेंज बताई है, ये आपके सेकंड लेक्चर में मैंने आपको हर एक मटेरियल के लिए एक रेंज बताई है, वहाँ आपको वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, रिकॉल भी हो जाएगा आपका। सबसे पहला एक टेबल बना लीजिए मटेरियल, एक सेकेंड, तो मैं आपको यहाँ पे एक रेंज बता देता हूँ। मटेरियल और म्यू के बीच में एक रिलेशन बता देता हूँ यहाँ पे। स्टील प्लस स्टेनलेस स्टील, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद कास्ट आयरन, उसके बाद कंक्रीट, कॉर्क और परफेक्टली इलास्टिक रबड़ के केस में आपको म्यू की वैल्यू याद रखनी है। तो वो स्टील के केस में आपकी 0.27 से लेके 0.3 होती है, स्टेनलेस स्टील के केस में 0.3 से लेके 0.31 होती है, एल्यूमिनियम के केस में आपकी 0.33 होती है, कास्ट आयरन के केस में आपकी 0.2 से लेके 0.3 होती है, कंक्रीट के केस में आपकी 0.1 से लेके 0.2 होती है, कॉर्क के केस में आपकी 0 रहती है, और परफेक्टली इलास्टिक रबड़ के केस में आपकी 0.5 होती है। तो आपसे पूछा था स्टील के केस में, तो स्टील के केस में आपके 0.27 से 3 होती है। तो देखिए अब यहाँ से आपको ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको कई बार लिमिट आपने जो याद कर रखी होंगी वैसी नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किस रेंज में हमारा आंसर लाई करने वाला है। तो स्टील के केस में आपका 0.25 से लेकर 0.33 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 बार देगा, 2 बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ऑफ सेम साइज एंड सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स, ठीक है। इफ द बार हैव यूनिट इलोंगेशन इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द 2 मटेरियल इज,
इस केस में आपको सबसे पहले देखिए कि इलांगेशन का जो उन्होंने चेंज दिया है, दो मटेरियल दे रखा है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। इलांगेशन का जो रेशियो दे रखा है वो 4:7 दे दिया है। अब इलांगेशन, अगर इलांगेशन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम लोगों को रिलेशन एक निकाल के लेके आना है। अब E इज इक्वल टू जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन जो होता है वो होता है डेल्टा L अपॉन L होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ इस टाइप से होगा ये, और जो E होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L होगा। ठीक है, तो यानी हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा L1 होगा। ठीक है, यहाँ से अब इसको रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा 7/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा 7/4, इसका आंसर आ रहा है क्योंकि। उसके बाद देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैलेबिलिटी। वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है जिसमें हम लोग उसको बीट करके एक शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो इसका आंसर डी हो जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं लिमिट टू, व्हाट इज़ द लिमिट टू पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो की जो लिमिट रहती है वो 0.5 मैक्सिमम रहती है और लेस होती है आपकी 0। ठीक है, तो वो होगा आपका आंसर डी, क्योंकि इसमें से कोई से भी आपका लिमिट नहीं दे रखी है, तो आपका डी आ जाएगा आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ लीस्ट इलास्टिक। लीस्ट इलास्टिक इनमें से कौन सा वाला होगा? वो होगा आपका रबर। रबर आपका लीस्ट इलास्टिक होगा। मैंने एक कर्व पढ़ाया था आपको, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था लास्ट लेक्चर में। आप इसको, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर जाके आपको इसको देखना पड़ेगा, लास्ट लेक्चर। उसमें मैंने आपको बताया था कि RCC वो अजीब सी मुसीबत है, वो एक ट्रिक करके मैंने बताई थी। तो उसमें आपको मैंने रबड़ के लिए बताया था। तो रबड़ का जो कर्व आ रहा था वो बहुत नीचे आ रहा था। ठीक है, उसमें E की जो वैल्यू थी वो बहुत कम आ रही थी। E की वैल्यू बड़ी कम आ रही थी। E की वैल्यू कम आने का मतलब यही है कि जिसका जितना ज़्यादा E होगा उतना ही वो इलास्टिक होगा। पहले तो ये समझिए, यानी कि इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिक मटेरियल के लिए ज़्यादा रहती है। लेकिन रबड़ क्या है आपका, इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि इसका E क्या होगा, कम है। रबड़ का E कम होने की वजह से ये आपका लेस इलास्टिक हो जाएगा। तो इस केस में आपका डी आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लास्ट लेक्चर में देखिएगा। सो धन्यवाद दोस्तों ये लेक्चर को पूरा देखने के लिए।